आइए बच्चों देखते हैं चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। देखिए, आपको एक बैटरी दी है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। ठीक है, तो आपको इसमें से मैक्सिमम करंट कितना पास होगा ये पूछा है। अब देखिए, अगर मैक्सिमम करंट पास करना है तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हमेशा जीरो होना चाहिए, राइट। अब ऐसी सिचुएशन के लिए जब आपने किसी बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा हो तो उसके लिए ऑलरेडी एक डिराइव्ड इक्वेशन है जो कि हम यहाँ पे सीधा ही यूज कर सकते हैं, और वो है ये I इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस R, राइट। अब अगर आप इसमें R मिनिमम ले लो, यानी कि R आप जीरो ले लो, तभी जाके I आपको मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि I मैक्सिमम मिलेगा। तो ऐसे में I मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सिंपली एप्सिलॉन अपॉन R। अब एप्सिलॉन की वैल्यू है 12 और R की वैल्यू है 0.4, तो ये हो जाता है 30 एम्पियर, यानी कि इसमें से मैक्सिमम करंट पास हो पाएगा 30 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor। यहाँ पे एक रजिस्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट किया, ऐसे बताया है। If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? Circuit is closed यानी कि सर्किट जब बंद हो, बंद यानी कि वैसे बंद नहीं, वैसे करंट चालू होना चाहिए, लेकिन सर्किट बंद होने का मतलब कंप्लीट हो, ऐसे कहीं से ओपन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको 10 वोल्ट की एक बैटरी दी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ा है। रेजिस्टेंस कितना है ये आपको फाइंड करना है। करंट आपको दे दिया है 0.5 एम्पियर, और दूसरा ये पूछा है कि इस बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। देखिए, ये है बैटरी के दो टर्मिनल्स, उसके बीच का आपको टर्मिनल वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। बहुत आसान है। पहला तो ये कि हम इक्वेशन इसमें ऑलरेडी जानते हैं, यूज कर लेंगे। I इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, राइट। अब देखिए, इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं हम। I की वैल्यू आपको दे दी है 0.5 इजकल टू एप्सिलॉन आपको पता है 10 अपॉन कैपिटल R आपको फाइंड करना है, बट स्मॉल r आपको पता है 3। तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाता है 0.5 R प्लस 1.5 इजकल टू 10। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा R इजकल टू 17 ओम। तो आपका पहला आंसर आ गया कि ये जो कैपिटल R है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 17 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही कैलकुलेशन दिया हुआ है आपको। ये कैपिटल R प्लस R इजकल टू एप्सिलॉन अपन I कर दिया, फिर इसमें से R ले लिया और R की वैल्यू आपको मिल गई 17 ओम। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज। देखिए, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका पोटेंशियल ड्रॉप, ये दोनों सेम ही रहेंगे, राइट। तो उसी से हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो बैटरी के दो टर्मिनल दिखाए थे उसका नाम था A और B, तो उसमें से हम लेते हैं VAB इजकल टू IR। अब I की वैल्यू आपको दे दी है 0.5 और R आपने फाइंड किया 17, तो ये हो जाता है 8.5 वोल्ट, राइट। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपको मिल गया 8.5 वोल्ट। वैसे इसको आप दूसरे इस इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज V इजकल टू एप्सिलॉन माइनस IR इक्वेशन से लिख सकते हैं। आप जानते हो कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव में से करंट बाहर जा रहा है, तो ये इक्वेशन जो आता है वो एप्सिलॉन माइनस IR आता है, V इजकल टू एप्सिलॉन माइनस IR। अगर बैटरी के पॉजिटिव में करंट जा रहा है, सामने जा रहा है, तो ऐसे में ये V इजकल टू एप्सिलॉन प्लस IR होता है और तब बैटरी चार्ज हो रही है, ऐसे कहते हैं हम। एनीवे, अभी तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग की कंडीशन है, तो V इजकल टू एप्सिलॉन माइनस IR इक्वेशन का यूज करेंगे हम। अब एप्सिलॉन है 10 वोल्ट, I 0.5 और R की वैल्यू है 3, तो ये हो जाता है
8.5 वोल्ट। तो देखिए आपको ये जो टर्मिनल वोल्टेज मिल गया वो वापस 8.5 वोल्ट मिल गया। तो आपने एक ही चीज टर्मिनल वोल्टेज दो ढंग से फाइंड की। एक तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो टर्मिनल वोल्टेज जितना ही होगा, और टर्मिनल वोल्टेज का रेडी इक्वेशन ऑलरेडी है हमारे पास, V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, उससे भी हम ये फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये है ये थर्ड क्वेश्चन इस तरह से। रूम टेम्परेचर 27.0 degree Celsius, the resistance of a heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7 into 10 raised to minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप कि जब रूम टेम्परेचर है यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस है, तब जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस फाइंड हुआ है 100 ओम। अब दूसरे किसी टेम्परेचर पे वो रेजिस्टेंस फाइंड हो रहा है 117 ओम, तो वो जो टेम्परेचर है कितना होगा। यहां पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी कि अल्फा आपको दे दिया है 1.7 इंटू 10 टू माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये है हमारा पहला टेम्परेचर, तो ये है उसका पहला रेजिस्टेंस, ये है दूसरा रेजिस्टेंस और उसका दूसरा टेम्परेचर फाइंड करना बाकी है, और ये है अल्फा। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इस तरह से इक्वेशन को। देखिए आप ऐसे लिख सकते हो कि R2 इजकल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, या फिर आपका जो वेरी वेल नॉन इक्वेशन है वो भी आप लिख सकते हो R इजकल टू R0, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 प्लस अल्फा एंड T माइनस T0। आप ऐसे लेना चाहो तो भी होगा, और या फिर यहाँ पे जो दिया इस तरह से ले लो तो भी चलेगा। अब यहाँ पे R2 यानी कि 117, R1 यानी कि 100, और ये 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आपको दे दी है 1.7 इंटू 10 माइनस 4, T2 जो कि हमें फाइंड करना है, और T1 यानी कि जो पहला टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें से हमें T2 को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करते जाइए, और ये आपको T2 की वैल्यू दे देगा इस तरह से 1027 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाता है 1027 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा आप, देखिए यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस इनवर्स दिया गया है यूनिट, ये अल्फा है ना, अल्फा का जो यूनिट है डिग्री सेल्सियस इनवर्स दिया है, इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है हमने सेल्सियस में रहने दिया। अगर ये केल्विन इनवर्स दिया होता तो आपको इन टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता, और जो टेम्परेचर आपको मिलता T2 वो भी केल्विन में ही मिलता। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि आपको हमेशा अल्फा का यूनिट एक बार देख लेना है कि अल्फा का यूनिट क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से है, A negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross-sectional area 6 into 10 raised to minus 7 meter square, and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपको दे दिया है कि भाई जो लेंथ है वायर की वो है 15 मीटर, उसका एरिया है 6 इंटू 10 टू माइनस 7 मीटर स्क्वायर, और उसका रेजिस्टेंस है 5 ओहम। तो आपको ये फाइंड करना है कि उसकी रजिस्टिविटी क्या है। अब सिंपल सा इक्वेशन है हमारे पास कि भाई R इजकल टू रो L अपॉन ए, इसमें से आप लिख सकते हो कि रो इजकल टू आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पे R की वैल्यू आपको दे दी है 5, A की वैल्यू आपको पता है 6 इंटू 10 टू माइनस 7, और L की वैल्यू 15 मीटर में ही है ये सब कुछ। तो इससे आपको रो यानी कि रेजिस्टिविटी मिल जाती है कितनी, 2 इंटू 10 टू माइनस 7 ओहम मीटर। सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन। अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस 2.1 ओहम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver.
देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको पहला टेम्परेचर और उसका रेजिस्टेंस दे दिया है, दूसरा टेम्परेचर और उसका रेजिस्टेंस दे दिया है, और आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि अल्फा फाइंड करने के लिए बोला है। चलिए ये वैल्यू याद रखिए और हम आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, हम पहले रेजिस्टेंस को R1 कह देते हैं और दूसरे रेजिस्टेंस को R2। पहले रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर है वो है T1, दूसरे का T2, और आपको फाइंड करना है वो है अल्फा। अब इसमें हम इक्वेशन लगा देते हैं R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। सिंपल, इसमें से इसको सॉल्व करते जाइए। पहले आप ले लीजिए R2 अपन R1 ताकि ये 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 अलग हो जाए। फिर इसको आप लिख सकते हो इस तरह से R2 माइनस R1 माइनस 1 इजकल टू अल्फा एंड T2 माइनस T1। अब इसमें से आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इजकल टू अल्फा T2 माइनस T1। इसमें से आप अल्फा को सब्जेक्ट बना लो तो अल्फा इजकल टू हो जाता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर दो। R2 कितना है 2.7, R1 यानी कि 2.1, R1 अगेन 2.1, और ये T2 100 और T1 वो है 27.5। इसको सॉल्व करते जाइए तो आपको ये अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी कुछ इस तरह से 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3.9 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया अल्फा। अब हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते क्या फाइंड करना है। देखिए 3 रेजिस्टर्स 1, 2 and 3 आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अरे भाई तीनों का एडिशन कर दो, और क्या, सीरीज है ना ये, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा RS इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3। तो सीधा सही आंसर है RS इजकल टू आ जाएगा 6 ओम, दैट इज द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया आपको, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor। अच्छा, आपको यहाँ पे एक फिगर दी है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 ओम 2 ओम और 3 ओम दिया है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की हुई है जिसका EMF है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का निग्लिजिबल है, तो आप स्मॉल r इक्वल टू 0 ले सकते हो। तो आपको ये फाइंड करना है कि इन तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होगा। अब बहुत ही आसान सा काम है ये। देखिए आप इसमें से पहले ये जो करंट पास हो रहा है वो करंट I फाइंड कर लीजिए, ठीक है। फिर ये सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा कि करंट हर एक जगह पे सेम ही रहेगा, मीन्स कि हर एक रजिस्टर में से करंट जो पास होगा वो I रहेगा। तो फिर इसमें से आपको सीधा ही करना है कि भाई V1 पहला जो रजिस्टर है उसके लिए आपको V1 इजकल टू लिख सकते हो आप IR1, V2 इजकल टू आप लिख सकते हो IR2, और V3 इजकल टू आप लिख सकते हो IR3। ये तीनों क्या है, ये तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है या फिर पोटेंशियल ड्रॉप है वो है। बस इतना ही करना है आपको, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले I की वैल्यू। तो चलिए I की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे I की वैल्यू इस इक्वेशन से मिल जाएगी आपको। आप जानते हो कि इस तरह की सर्किट में I इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन RS प्लस स्मॉल r आएगा, RS यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन RS, क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल r तो 0 लेना है। अच्छा, अब एप्सिलॉन आपको दे दिया है कितना, ये है 12 वोल्ट, और RS जो है वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली तीनों का सीरीज रेजिस्टेंस है ना ये, तो RS इजकल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 मीन्स के 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया 12/6 यानी कि I आपको मिल रहा है 2 एम्पियर। I इजकल टू आपको मिल गया 2 एम्पियर। इस सर्किट में से जो करंट पास हो रहा है वो है 2 एम्पियर।
अब हमें लेना है वोल्टेज ड्रॉप, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि V1 इजकल टू IR1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 वोल्ट। फिर V2 इजकल टू IR2 यानी कि ये 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4 वोल्ट। V3 इजकल टू IR3 तो ये हो जाता है 2 इंटू 3 यानी कि 6 वोल्ट। तो ये हो गए तीनों के तीनों जो रजिस्टर्स दिए उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या फिर कहें कि पोटेंशियल ड्रॉप। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 8। 3 resistors 2, 4 and 5 ohm are combined in parallel, then what is the total resistance of the combination? अब देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि आपको यहाँ पे 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस दिए और पैरेलल में जोड़े हुए, तो इसका पैरेलल रेजिस्टेंस कितना होता है ये फाइंड करना है पड़ेगा। अब पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास इक्वेशन है 1 upon RP इजकल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। तो यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंस डाल दो 1 upon 2 प्लस 1 upon 4 प्लस 1 upon 5, एलसीएम आ जाएगा 20 और यहाँ पे मिल जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 4, तो ये मिल जाता है आपको 1 upon RP इजकल टू 19 upon 20। बट याद रखिए कि 1 upon RP है तो इसमें से आपको RP फाइंड करना है, ये मिलेगा 20 upon 19, तो ये 20 upon 19 ये है आपका आंसर पैरेलल कनेक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्या दिया इसमें। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब ये जो आगे हमने क्वेश्चन देखा उसमें जो 3 रजिस्टर्स थे, इन तीनों को पैरेलल में जोड़ के उसके साथ 20 वोल्ट EMF वाली और जिसका निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस हो ऐसी बैटरी के साथ इसको जोड़ा हुआ है। ठीक है, याद रहे कि यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल है, यानी कि स्मॉल r इक्वल टू आप 0 ले सकते हो। तो ऐसे में तीनों रजिस्टर में से पास होने वाला करंट और टोटल करंट ये आपको फाइंड करना है। अब मानिए कि ये टोटल करंट है I और इन तीनों में से जो करंट पास हो रहा है उसको हम I1, I2 और I3 ऐसे नाम दे देते हैं तीनों रजिस्टर्स के लिए। ये हो गया I1, I2 और I3। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसका लॉजिक क्या रहेगा। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि आप यहाँ पे ये जो 20 वोल्ट की EMF वाली बैटरी है इसको आप कनेक्ट कर रहे हो A और B के बीच में, राइट। अब क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 है तो ऑब्वियसली जो A और B के बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन जितना ही। मैं कह रहा हूं कि V इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन है 20 वोल्ट। ठीक है, तो V इजकल टू बी 20 वोल्ट हो जाएगा बिकॉज स्मॉल r इज 0। अगर ये स्मॉल r 0 नहीं होता तो आपको पता है कि V इजकल टू एप्सिलॉन माइनस IR लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे V इजकल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में ये A और B जो टर्मिनल दिए इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वो आपको 20 वोल्ट ही मिलेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो रहा है कि पहले रजिस्टर R1 के इन दोनों पॉइंट के बीच में भी 20 वोल्ट, दूसरे रजिस्टर R2 के इन दोनों पॉइंट के बीच में भी 20 वोल्ट और तीसरे रजिस्टर R3 के इन दोनों पॉइंट के बीच में भी आपको 20 वोल्ट ही मिल रहे हैं। इससे अब आप करंट फाइंड कर सकते हो। देखिए पहले रजिस्टर में से जो करंट पास हो रहा है उसको कह सकते हो I1 इजकल टू V अपॉन R1 या फिर कहें कि एप्सिलॉन अपॉन R1 और एप्सिलॉन है 20 वोल्ट और R1 2 तो ये हो जाता है 10 एम्पियर। तो पहले रजिस्टर में से जो करंट पास हो रहा है वो है 10 एम्पियर। फिर इसी तरह से दूसरे रजिस्टर के लिए आप ले लो I2 इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन R2 यानी कि 20 अपॉन R2 यानी कि 4 तो ये हो जाता है 5 एम्पियर। तो दूसरे रजिस्टर में से करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर। फिर I3 इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन R3 और एप्सिलॉन है 20 R3 है 5 तो ये हो जाता है 4 एम्पियर। तो I3 इजकल टू 4 एम्पियर, राइट। अब ये तो हो गया आपको जो 3 करंट मांगे थे वो। अब आप जानते हो कि इसमें से ही आप कह सकते हो कि I इजकल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। तो ये I कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 4
एम्पियर, यानी कि 19 एम्पियर करंट हो जाएगा। टोटल करंट है 19 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दे दिया है ये टोटल करंट जो कि है 19 एम्पियर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, a heating element using nichrome is connected to a 230 volt of supply, draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds of steady value 2.8 ampere. What is the steady current of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? Temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.7 into 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट की आपको बात कही है। हीटिंग एलिमेंट आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उसमें एक हीटिंग एलिमेंट होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, उसमें हीटिंग एलिमेंट होती है। यानी कि एक तरह से वायर की एक कॉइल जैसा होता है जो कि नाइक्रोम वायर होता है और उसमें से जब करंट पास होता है तो वो गर्म होता है, राइट। तो उसको कहते हैं हीटिंग एलिमेंट और वो ज़्यादातर नाइक्रोम का ही होता है। तो इसको 230 वोल्ट का सप्लाई दिया है और तब इनिशियली समझिए इसको, इनिशियली उसमें से करंट पास होता है 3.2 एम्पियर। देखिए इसमें क्या होता है कि शुरू में ये जो हीटिंग एलिमेंट है वो ठंडी होती है, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होती है। तो ऐसे में इसका जो रेजिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कम होता है। अब इस हालत में जब आप इसको 230 वोल्ट दे रहे हो तो इसमें से करंट जो पास हो रहा है वो है 3.2 एम्पियर। अब आपने क्योंकि करंट अप्लाई कर दिया है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। सो आफ्टर फ्यू सेकंड्स व्हेन इट सेटल्स डाउन द स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट इज 2.8 एम्पियर। अब देखिए थोड़ी देर के बाद ये हीटिंग एलिमेंट गर्म हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, इस वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। अब रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसका करंट जो है कम हो जाता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो करंट है वो 2.8 एम्पियर हो गया है। अच्छा, अब ये करंट कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये बात सही है, लेकिन वो रेजिस्टेंस बढ़ता ही जाता है ऐसा नहीं है। एक स्टेडी स्टेट आ जाता है। शुरू में थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस बढ़ता है, फिर ज़्यादा वो बढ़ता नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ना बंद हो गया तो करंट भी कम होना बंद हो गया। तो करंट यहाँ पे स्टेडी स्टेट में आ जाता है। तो ये जो करंट है इसकी स्टेडी वैल्यू आपको दे दी है 2.8 एम्पियर। अब ये जो स्टेडी टेम्परेचर है वो आपको फाइंड करना है। अच्छा, रूम टेम्परेचर जो था वो 27 डिग्री सेल्सियस था और ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो आपको दे दिया, यानी कि जो अल्फा है वो 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस दे दिया है। अब देखिए पहली सिचुएशन में जो करंट है वो है 3.2 एम्पियर, दूसरी सिचुएशन में जो करंट है वो है 2.8 एम्पियर और वोल्टेज तो वही है 230 वोल्ट और अल्फा की वैल्यू आपको ये दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपको पहला जो टेम्परेचर वो दे दिया है T1 27.5 डिग्री सेल्सियस और दूसरा टेम्परेचर जो है T2 वो हमें फाइंड करना है। अब रूम टेम्परेचर पे इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं R इजकल टू V/I से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं R1 इजकल टू V/I1। समझिए रूम टेम्परेचर पे क्या हाल था, रूम टेम्परेचर पे ये जो कॉइल है वो भी रूम टेम्परेचर पे ही होगी, यानी कि तब उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा और उस वक्त उसमें से जैसे ही आपने सप्लाई अप्लाई की तो जो करंट पास हो रहा है वो 3.2 एम्पियर है, ठीक है। जैसे ही आपने सप्लाई लगाई उसी वक्त का जो करंट है वो है 3.2 एम्पियर, यानी कि इस वोल्टेज और इस करंट का जो रेशियो है वो R1 होगा। R1 यानी कि ये जो 27.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तब का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो आपको मिल रहा है 71.875 ओम। अब स्टेडी स्टेट आ जाने के बाद मीन्स कि अब करंट चालू है तो इसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है और थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर स्टेडी हो जाता है। तो स्टेडी टेम्परेचर आ जाने के बाद अब जो करंट पास हो रहा है वो है 2.8 एम्पियर और वोल्टेज तो वही है 230 वोल्ट।
तो इस हाल में आप R2 इजकल टू V अपॉन I2 इक्वेशन यूज करके उस वक्त का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो और ये रेजिस्टेंस आपको मिलेगा समथिंग 82.143 ओहम। अच्छे से समझिए कि ये जो रेजिस्टेंस R2 है वो ये हीटिंग एलिमेंट गर्म हो जाने के बाद है, यानी कि इस वक्त का टेम्परेचर ही हमें फाइंड करना है। जब इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया है उस वक्त का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ही दरअसल T2 है और उसे ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सिचुएशन क्लियर है। T1 टेम्परेचर 27.5, तब का रेजिस्टेंस ये 71.875, T2 हमें फाइंड करना है और तब का रेजिस्टेंस 82.143 ओम। अब हम अप्लाई कर देते हैं ये इक्वेशन, R2 इजकल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इसमें से T2 माइनस T1 को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ये हो जाता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा, और फिर इसमें से वापस T2 को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं और इसके लिए पहले T1 की वैल्यू डाल देते 27 और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये R2 की वैल्यू डाल दी 82.143 और R1 की वैल्यू 71.875, यहाँ पे R1 वापस 71.875 और अल्फा आपको दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व करते जाएंगे आप तो आपको फाइनली T2 मिल जाएगा 867 डिग्री सेल्सियस। T2 टेम्परेचर मिल जाएगा 867 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर हमें फाइंड करना था वो है 867 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी एक्सरसाइज की यानी कि टेक्स्ट बुक की पूरी एक्सरसाइज की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।